नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस। चुनाव आयोग को सौंपे अपडेटेड डाटा में क्या है आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम से हुआ खेला, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोली कांग्रेस। आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को 74, बीजेपी को मिली 16 सीटें, पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान। इसके पीछे क्या है सच आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, विधायक की पिटाई पर अखिलेश यादव ने किया तंज। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पूरा देश कह रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के नेता तक कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। हरियाणा की 20 सीटों पर जो है वो खेल पलट जाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव हारकर सत्ता में दूर खड़ी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में चुनाव आयोग के पास नए और अपडेटेड जानकारी से लैस ज्ञापन लेकर पहुंची है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश इस मामले में मतगणना वाले दिन से ही बेहद सक्रिय है। जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को सौंपा गया एक ज्ञापन पोस्ट करते हुए लिखा कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बाद हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अपडेटेड ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हरियाणा में एक और भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ में दिग्गजों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अभी तक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अलावा तमाम सर्वे और अनुमानों में बहुमत मिलने की भविष्यवाणियों के हैंगओवर में फंसी हुई है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़े झटके से उबरने के लिए ईवीएम और उसकी बैटरी के अलावा चुनाव आयोग पर डाटा पब्लिक करने में सुस्ती का आरोप लगाया। जयराम रमेश, सुप्रिया सुनेत और पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस की करारी हार के लिए चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इन्हीं शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने दूसरी बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग में ईवीएम से हुआ खेला, चुनाव आयोग से मिली कांग्रेस। या दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से जांच कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन आयोग से पूरी जांच कराने और विसंगतियों वाली ईवीएम को सील करके जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मतगणना को लेकर संदेह है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम आश्चर्य में डालने वाले हैं। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था, लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ रही थी। हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। कुछ चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस को 75 और बीजेपी को 16 सीटें मिली, पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान। जानिए इसके पीछे का सच। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया के दावों का हमने सच जानने की कोशिश की है। सोशल मीडिया के इन दावों का सच जानने जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान, एफआईआर
एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, विधायक की पिटाई पर अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव के संचालक मंडल के नामांकन के दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा संग मारपीट मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरेआम चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता ही भाजपा के विधायक को पिटवा रहे हैं, विधायक को पीटने वाले भी भाजपा ही है। उन्होंने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक को पहले एक थप्पड़ मारा गया, फिर दूसरे से पिटवाया गया। ये सब पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने अब तक विधायक की एफआईआर भी दर्ज नहीं की है और न ही कोई गिरफ्तारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं विधायक समझौता ना कर ले। बता दें कि लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में संचालक मंडल के लिए बुधवार से नामांकन की शुरुआत हुई। सदर विधायक योगेश वर्मा दिन पहले से इस चुनाव में धांधली कराए जाने का आरोप लगाते रहे थे। एक दिन पहले सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची बैंक के सूचना पट पर चस्पा की गई। सूची चस्पा होते ही सूची फाड़ने की शिकायत पर सदर विधायक योगेश वर्मा बैंक पहुंच गए। उन्होंने सूची फाड़ने पर नाराजगी जताते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसी दौरान उम्मीदवार पुष्पा सिंह के पति और बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और सदर विधायक योगेश वर्मा का गुट आमने सामने आ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा देश कह रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के नेता तक कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी के साथ कहा कि सब लोग, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से खैर सीट से आउट हो गई आरएलडी। यूपी उपचुनाव में भगवा दल ने जयंत को दे दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों, यूपी की 10 विधानसभा सीट पर नवंबर में उपचुनाव होने लगभग तय है। ऐसे में सभी सियासी दल गठबंधन की राजनीति के साथ एकला चलो की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में बड़ा सियासी उलटफेर देखा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर कैंडिडेट बनाने के लिए 3 लोगों को पैनल हाईकमान को भेज दिया है। इससे इस सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही एनडीए की दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, भाजपा के इस कदम को एक तरह से रालोद को खैर सीट की चुनावी जंग से आउट के तौर पर देखा जा रहा है। रालोद को सिर्फ एक सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर हासिल कर संतोष करना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और कितने परिवार बर्बाद होंगे, तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात शुक्रवार को तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी से टकरा गई और ये हादसा चेन्नई के पास हुआ। शनिवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे भयावह बालासुर घटना की तरह बताया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की ओर से कार्रवाई करने से पहले कितने परिवारों को कष्ट सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासुर दुर्घटना की तरह ही है। एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है और सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पायलट का बड़ा बयान। सचिन पायलट बोले, हरियाणा चुनाव का राजस्थान से कोई असर नहीं, यह अलग प्रदेश है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में उम्मीद से विपरीत परिणाम आए हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार से नाराज थे लोग। पायलट ने कहा कि हरियाणा में 9 साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को भाजपा के केंद्र नेतृत्व से हटाया। अगर 9 साल का कार्यकाल हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर सरकार में असंतोष था, इसीलिए मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया गया और वहां के लोगों में सरकार को लेकर असंतोष था। कांग्रेस ने एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ा, मगर वहां कांग्रेस के अनुरूप परिणाम नहीं आए। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि परिणाम को लेकर समीक्षा करेंगे, जहां कमी रही वहां पर और कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जीतने
अनुमान, उम्मीद, सारे सर्वे और फीडबैक जिस दिशा में थे वो वैसे परिणाम नहीं आए। हरियाणा सहित पूरे देश में सभी जानते थे कि कांग्रेस वहां अच्छे बहुमत से सरकार बनाने वाली है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर शुरुआत में रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, कुछ घंटों बाद रुझान अलग तरीके के थे। वही परिणाम में भाजपा को बढ़त मिली है और इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग में मतदान प्रक्रिया शिकायत हेतु ज्ञापन दिए हैं। कांग्रेसियों की शिकायत पर निर्वाचन विभाग निष्पक्ष जांच करेगा। जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है वहां पर भी अड़चने लगाई गई, लेकिन लोगों समझदारी करी और सरकार बनाई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा हारती बीजेपी तो गिर जाती मोदी सरकार, बड़ा खेला करने की तैयारी में थे नीतीश। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम पर शांत नहीं बैठी कांग्रेस, हरियाणा हार के बाद जांच के लिए बनाएगी तकनीकी टीम। आगे आपको बताएंगे कि गूंगी बहरी के साथ अब इस सरकार को दिखाई भी नहीं दे रहा है, सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। और आगे खबर में जिक्र होगा कि लड़कियों को नेतृत्व के समान अवसर मिलने चाहिए, केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आ सकता, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा हारती बीजेपी तो गिर जाती मोदी सरकार, बड़ा खेला करने की तैयारी में थे नीतीश। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिल पाने से निराश भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनावी नतीजों ने नई ऊर्जा दी है। यहां भाजपा का लगातार तीसरी बार जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया है। ये जीत न सिर्फ हरियाणा में भाजपा को फिर से सत्ता दिलाएगी, बल्कि केंद्र में उसकी सरकार को स्थिर रखने में मददगार भी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर हरियाणा में भाजपा को हार मिलती तो उसको दिल्ली में भी सरकार चलाने में दिक्कत खड़ी हो सकती थी। राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कई बार कह चुके हैं कि आगामी 4-5 विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन चुनावों में बीजेपी हारती है तो उसकी केंद्र वाली सरकार खतरे में आ सकती है। सियासी गलियारों में चलने वाली चर्चाओं की माने तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूती हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर निर्भर है। इनमें हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है, वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी ने 29 सीटें जीतकर पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। अब सबकी नजर झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही हार गई, लेकिन उसके सिर्फ 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। भाजपा के पूर्ण बहुमत के बाद उसके 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस के जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है वहां पार्टी के बागी उम्मीदवारों के कारण ऐसे हालत बने। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3 और कांग्रेस के 27 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बहुमत तो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जमानत बहुत ज्यादा उम्मीदवारों ने जब्त करा ली, जो ऐसा कहा जा सकता है कि जीत कर भी हारी है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर शांत नहीं बैठी कांग्रेस, हरियाणा हार के बाद जांच के लिए बनाएगी तकनीकी टीम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम से जुड़ी शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक तकनीकी टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जहां चुनाव परिणामों पर चर्चा की गई। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को केवल 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो पार्टी के लिए एक झटका साबित हुआ है। दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को ईवीएम में पाई गई उन अनियमितताओं की जांच की मांग की थी जो वोटों की गिनती के दौरान सामने आई थी। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि इन ईवीएम को सील किया जाए और तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, एआईसीसी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, पवन खेड़ा के साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आई विशेष शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने दावा किया कि कम से कम 20 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 7 औपचारिक रूप से लिखित शिकायतें थी। कई शिकायतों में ये आरोप लगाया गया कि कुछ ईवीएम की बैटरी क्षमता 99% तक
बनी रही, जबकि औसत ईवीएम की क्षमता केवल 60 से 70% के बीच थी। कांग्रेस ने इन स्पष्ट विसंगतियों को हरियाणा चुनाव में गंभीर मुद्दा बताया और चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग कर दी। पार्टी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वोटों की गिनती एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया संविधान में वर्णित निष्पक्ष चुनाव और समान स्तर के सिद्धांतों का पालन कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गूंगी बहरी सरकार के साथ अब इस सरकार को दिखाई भी नहीं दे रहा। सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन जेपीएनआईसी के म्यूजियम में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पर खड़े होकर अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण ना करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया। जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इमारत बनाई गई है उसे इसलिए ढका गया है क्योंकि उसके पीछे साजिश है। साजिश ये है कि वो उसे बेचना चाहते हैं। ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के लोग हर साल उनकी जयंती मनाते रहे हैं और उसी तरह से मनाते रहेंगे। हम लोग वहीं जाकर भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को सम्मान देने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लड़कियों को नेतृत्व का समान अवसर मिलना चाहिए, केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आ सकता, खड़गे ने दिया यह बयान। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों को नेतृत्व करने का समान अवसर मिलना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना चाहिए। खड़गे ने जोर देकर कहा कि केवल नारे लगा देने से वास्तविक बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए लैंगिक समानता और अन्याय आवश्यक है। खड़गे ने कहा कि इस वर्ष का विषय है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, जो लड़कियों की आवाज़ की ताकत और भविष्य के लिए दृष्टि पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और निरंतर आशा को व्यक्त करता है। और दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को बदलाव की अग्रिम पंक्ति में रखकर, उनकी आवाज़ को बुलंद करके, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें नेतृत्व का समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि केवल नारे लगाने से वास्तविक बदलाव नहीं आ सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के दौरे से पहले लखनऊ में जेपीएनआईसी सील, सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता, जोरदार प्रदर्शन। जी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी का दौरा करने वाले हैं। उनके आवास के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद को जंजीरों में बांधकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील किए जाने के विरोध किया। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले केंद्र को सील करने का समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई में हमारे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त है। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम प्रतिपक्ष उनका सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी, देश को उनकी कमी में हमेशा खलेगी, प्रियंका गांधी ने दिया बयान। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गुरुवार को दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी और देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी द्वारा गढ़ी गई अभूतपूर्व मिसाल सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री रतन टाटा जी ने अपने अथक परिश्रम व प्रगतिशील दृष्टिकोण से भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी है। लोक कल्याण व मानवता की सेवा के क्षेत्र में श्री रतन टाटा जी द्वारा गढ़ी गई अभूतपूर्व मिसाल सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। श्री रतन टाटा जी के परिजनों एवं प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार में हुए कोविड घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। सिद्धारमैया सरकार ने आयोग की रिपोर्ट
पर लिया फैसला। कर्नाटक से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी और एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति माइकल जी कुन्हा जांच आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान कोविड-19 महामारी के समय उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करने के बाद ये रिपोर्ट दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि 31 अगस्त को 11 खंडों में प्रस्तुत आंशिक रिपोर्ट में जांच आयोग ने 7,223.64 करोड़ रुपए के खर्च की जांच की। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग को नहीं इंगित किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने 500 करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन सबके बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए।